लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल किनेटिक्स, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि केमिकल किनेटिक्स बेसिकली रिलेट किस किस चीज़ के साथ करती है और हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे। बेसिकली हमने जो पढ़ा था इसके अंदर कि हमें ये पता चला था कि केमिकल किनेटिक्स हमें बेसिकली रिएक्शन के बिहेवियर के बारे में बताती है कि रिएक्शन के अंदर जो उसका रेट होगा वो किस तरह इन्फ्लुएंस हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर ये पढ़ी थी कि हम किस तरह किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज़्म को स्टडी कर सकते हैं। थर्डली हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि हम कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो उन फैक्टर्स के बारे में है जो कि रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। अगर आप रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते हैं तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो भी वेरी होगा उसके साथ। अगर रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो इसके बारे में जो बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देगा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ। और जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम मेजर किस तरह करते हैं, जो हमारे पास रेट इक्वेशन होती है उसके एक्सपोनेंट्स को ऐड अप करके। ये अगर आपके पास एक हम जनरल रिएक्शन ले लें, ए आपके पास रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास रेट इक्वेशन हम बनाएं तो हमारे पास बनती है के इंटू ए पावर एम इंटू बी पावर एन। और हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, जब m और n को क्या करेंगे आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। अब n कोई भी डिजिट हो सकता है 1 से लेके 3 तक, और n भी इनमें से कोई भी 0 से लेके कोई भी डिजिट हो सकता है। इसके अंदर 0 भी इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। अच्छा, अगर हमने किसी भी चीज़ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि रिएक्शंस की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। रिएक्शन की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन से होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंपल फॉर्म में हो रहे होते हैं, इनको हम सिंपल रिएक्शंस भी कहते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स से अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई भी प्रोडक्ट P बन रहा है, तो ये आपके पास एक सिंपल रिएक्शन है। अब कम्प्लेक्स रिएक्शन की 3 फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन सी, अपोजिंग रिएक्शंस हो सकते हैं, कंजक्टिव रिएक्शंस हो सकते हैं या फिर पैरेलल रिएक्शंस हो सकते हैं। अपोजिंग रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो वाले रिएक्शंस जो कि रिवर्सिबल हों, उनको हम अपोजिंग रिएक्शंस कहते हैं। और आपके पास कंजक्टिव रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये चेन फॉर्म में चल रहे होते हैं। सपोज करें ए है आपके पास बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है सी, और सी फर्दर रिएक्ट करके डी में चेंज हो रहा है और डी फर्दर रिएक्ट करके एफ में चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास एक चेन फॉर्म में जा रहा है, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट क्या है, एफ है। तो यहाँ पे ये एक चेन रिएक्शन है, कंजक्टिव रिएक्शन है। और तीसरे आपके पास कौन से होते हैं, पैरेलल रिएक्शंस होते हैं। पैरेलल रिएक्शंस कौन से वाले होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर अगर 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो वो एक ही टाइम में 2 किस्म के हमें प्रोडक्ट्स दे सकती है। ये आपके पास एक प्रोडक्ट सी बन रहा है, या तो वो सी बना सकता है या फिर वो डी बना सकता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिस तरह के फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम कंजक्टिव रिएक्शंस की बात करें, कंजक्टिव रिएक्शंस के अंदर आपके पास कौन से रिएक्शंस आ सकते हैं, जिस तरह आपके पास कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकता है, जिस तरह आपके पास रिएक्ट करता है क्लोरीन किसी भी इथेन या मीथेन के साथ या किसी भी अल्केन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो चेन रिएक्शन होता है, उसको आप कंजक्टिव रिएक्शन बोल सकते हैं। पैरेलल रिएक्शंस कौन से वाले होते हैं, जिस लेट्स से अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हैं फिनोल की, तो उसके अंदर 3 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट। तो ये सारे आपके पास आर्थो भी बन सकता है। सपोज करें ए आपके पास क्या है, फिनोल है, और बी आपके पास क्या है, तो NO2 है आपके पास। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट बन सकता है, मेटा प्रोडक्ट भी बन सकता है, और साथ में क्या बन सकता है, पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। यहाँ पे ये आर्थो हो गया,
ये मेटा प्रोडक्ट बन सकता है, ये पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, पैरेलल रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। अब आगे हमने पढ़ना है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। कीप इन योर माइंड, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसके लिए है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। अगर हम कम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, उनकी काइनेटिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की जो टाइप्स हैं वो भी उसी तरह चेंज हो जाएंगी। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। ये सारी की सारी टाइप्स जो आपको गिवन है, ये सारी क्या कौन सी रिएक्शंस के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इस रिएक्शन के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े। इवन हमने पहले पढ़ा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। इसका मतलब ये है नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा है जो जीरो ऑर्डर है तो उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बेशक आप इंक्रीज कर दें लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं और इसकी फाइनल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हम ये एक रिएक्शन ले रहे हैं जनरल, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और वो चेंज हो रहा है पी के अंदर। पी आपके पास कोई प्रोडक्ट है और ए के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए हुए हैं, ए लिए हुए हैं। व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, उस टाइम में प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही आप टाइम स्टार्ट करेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू टी, तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट होगा वो कितना बन चुका होगा, वो एक्स बन चुका है। अब आपके पास अगर प्रोडक्ट एक्स बन चुका है तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, वो आपके पास रह जाएगा ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और माइनस एक्स कौन सा है, वो वाला रिएक्टेंट, एक्स की वो वाली ए की वो वाली वैल्यू जो चेंज हो चुकी है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस एक्स। अब हमने क्या लिखनी है, रेट इक्वेशन लिखनी है। रेट इक्वेशन क्यों लिखनी है, क्योंकि हम अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो उसके वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वो हम रेट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, उसके एक्सपोनेंट उनकी पावर को ऐड अप करके। तो अगर हम इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखें तो वो आपके पास बनती है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर जीरो, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास, ए की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है। तो यहाँ पे आप ए की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे किसको, ए माइनस एक्स को, और इसकी पावर जीरो कर देंगे। और पावर हमने जीरो क्यों की है, इसकी पावर हमने इसलिए इसकी जीरो की हुई है क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इसका रेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से हमने इसकी पावर क्या लगाई है, जीरो लगाई हुई है। अच्छा, अब हमारे पास जो रेट होता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हमें आप पता है हमने कल भी पढ़ा था, हम रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा किससे शो करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, या फिर डी माइनस डी ए ओवर डी टी, या फिर प्लस डी पी ओवर डी टी। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट अमाउंट कितना बन चुका है, एक्स बन चुका है। तो यहाँ पे पी की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, डी एक्स ओवर डी टी। ये किस चीज को शो कर रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम रेट जहां पे लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम डी एक्स ओवर डी टी को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे रेट को आप रिप्लेस कर दे किसके साथ, डी एक्स ओवर डी टी के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स पावर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन को रिप्लेस करना है, हम इस इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। कल हमने बात की थी डेरिवेटिव की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई भी चीज़ जो चेंज हो रही है उसके माइनर लेवल पे चेंज को मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है वो उसकी।
कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी रिएक्शन है, सपोज करें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर आपके पास वो हो रहा है और इनिशियली आप उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल माइनर लेवल पे मेजर करते हैं, 1 सेकंड के अंदर या लेस देन सेकंड पार्ट के अंदर आप मेजर करते हैं उसको, तो उसको आप क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। अब अगर आप जो लेस देन सेकंड पार्ट को आपने मेजर किया है और आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि लेट्स से ये रिएक्शन 1 घंटे के अंदर मुकम्मल हुआ है और आपने इसके जो चेंज है उसको कितने टाइम के अंदर मेजर किया था? लेस देन सेकंड पार्ट के अंदर। तो आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल पूरे घंटे के अंदर इसके रिएक्शन का रेट क्या था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो आपके सेकंड के लेस देन सेकंड पार्ट वाला हिस्सा है उसको आपको ऐड अप करके, उसको आपको ऐड करके चीज़ों को, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? फाइनली आप चेंज को मेजर कर सकेंगे जो कि पूरे घंटे के अंदर हुआ है, पूरे 1 आवर के अंदर हुआ है। तो पूरे 1 आवर के अंदर जो है वो आपने मेजर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल निकालना पड़ेगा इसका। अब 2 चीज़ें होती है नॉर्मली मैथ के अंदर, एक आपके पास होता है डेरिवेटिव, दूसरा आपके पास होता है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव क्या होता है कि आप एक स्मॉलर पार्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन क्या होता है? उस स्मॉलर पार्ट से आपके पास जो ओवरऑल बड़ा पार्ट है उस सारे की कितनी वैल्यू निकलेगी उससे आप इंटीग्रेशन के जरिए निकालते हैं। तो डेरिवेटिव क्या था कि आपने स्मॉलर पार्ट को निकाला, एक स्मॉलर पार्ट के अंदर चेंज को निकाला, और आपके पास इंटीग्रेशन अब आपने करना है उसकी क्या करने के लिए? उसकी टोटल टाइम के अंदर उसके अंदर कितना चेंज आया, उसका रेट क्या था टोटल टाइम के अंदर, तो उसके अंदर चेंज क्या आया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? dx ओवर a माइनस एक्स इसकी पावर 0 इज इक्वल टू k इंटू डी टी। अब इसके ऊपर अपने ये जो साइन लगाया हुआ है ये क्या साइन है? ये इंटीग्रेशन का साइन है कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक किस्म का ये एडिशन होता है, डेरिवेटिव के पार्ट्स मुख्तलिफ, अगर आप हर 1 सेकंड को एड अप करते जाएं पूरे 1 घंटे के अंदर, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकल आएगा। तो बेसिकली जो आपने एक पार्ट को निकाला था उसके रेट ऑफ चेंज को, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करके उन तमाम तर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? किस्म का ऐड अप कर रहे हैं। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट जो आएगा वो टोटल अमाउंट उसका निकल आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? ये 2 चीज़ें मैंने की है यहाँ पे। एक क्या किया है कि जो x वाला पार्ट था उसको मैं x के नीचे लेके आया हूँ, और जो x से रिलेट नहीं कर रहा था उसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ। लेट्स से यहाँ पे dt था, dt को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, और a माइनस एक्स को मैं dx के नीचे लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने वेरिएबल्स को क्या करना है? सेपरेट करना है, और सेम वेरिएबल सेम साइड पे आएंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल हर वो चीज़ जो चेंज हो रही हो। अब यहाँ पे k को मैंने बाहर निकाल दिया है। k क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये रेट कांस्टेंट है, तो ये क्या रहेगा? इसका इंटीग्रल नहीं निकाल सकते, ना ही इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हम हमेशा डेरिवेटिव उस चीज़ का निकालते हैं जो वेरिएबल होती है, जो चेंज हो रही हो, और हम इंटीग्रेट भी उसी चीज़ को करते हैं जो कि वेरिएबल हो, चेंज हो रही हो। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब आगे। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? a माइनस एक्स है। अब a माइनस एक्स की पावर क्या है? वो 0 दी गई है। यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 0 है। तो a माइनस एक्स की पावर अगर 0 है तो हमेशा किसी भी चीज़ की जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। सपोज करें x है, इसकी पावर क्या है? 0 है, ये 1 के बराबर होता है। सपोज करें आपके पास 2 है, इसकी पावर अगर 0 है, ये 1 के बराबर है। सपोज करें अगर ये 10 है, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 के बराबर है। कोई भी चीज़ जिसकी पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर क्या है? 0 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। तो 1 को हम वैसे नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। अब कीप इन योर माइंड dx यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो dx लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे इसके आगे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। और यहाँ पे भी इसी तरह जो dt है इसके आगे अगर ये लिखा हुआ है तो इसके आगे 1 मौजूद है। अब अगर हम 1 का इंटीग्रल निकालें, 1 का इंटीग्रल निकालें तो हमारे पास इंटीग्रल किस तरह निकलता है कि कोई भी चीज़ है उसकी जो पावर है उसके अंदर हमने क्या करना है? 1 बेसिकली किस चीज़ के बराबर है? 1 बराबर आता है x की पावर 0 के। 1 बराबर आता है किसके? x की पावर 0 के। ये अभी भी हम पढ़ रहे थे कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। यहाँ पे x की पावर अगर 0 है तो ये 1 के बराबर है।
मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे 1 है ये किसके बराबर है, x की पावर के 0 के, क्योंकि ये dx दिया गया ना, तो मैं इस x को देखते हुए यहाँ पे x की पावर 0 के बराबर ले रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो पावर होती है उसके अंदर एक ऐड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो x की पावर 0 प्लस इसके अंदर क्या कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाता है x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आंसर आ जाता है। तो x की पावर 1 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 1 हम वैसे नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो इसी तरह अगर हम dt की बात करें, dt के आगे भी क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो सेम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t दिया गया है तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 1 इज इक्वल टू t की पावर 0। अब t की पावर जो 0 है इसको मैं किस तरह चेंज कर सकता हूं, मैं इसका अगर इंटीग्रल लेना चाहता हूं तो मैं इंटीग्रल किस तरह लूंगा, t पावर 0 प्लस 1 इस तरह कर दूंगा, तो इस पे डिवाइड भी कर दूंगा फिर इस पे, तो 0 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आपके पास आंसर आ गया। तो t की पावर 1 हम वैसे नहीं लिखते, डिवाइडेड बाई 1 भी हम वैसे नहीं लिखते, तो यहाँ पे आंसर आ गया x, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया x, और इस dt का आंसर आ गया t, और k हमारे पास वैसे ही आ रहा था। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, प्लस हमने c लिख दिया इसके साथ। हमने ये c क्यों लिखा है कि ये हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट है जो हर इक्वेशन के लिए अपनी उसकी वैल्यू होती है, ये हम लाजमी लगाते होते हैं। अब इस c की अगर आपने वैल्यू को फाइंड करना है कि ये c किस चीज़ के इक्वल होगा, तो इस c को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें, फॉर द वैल्यू ऑफ c हम क्या करेंगे, पुट इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या थी कि जब टाइम 0 के इक्वल था तो उस टाइम में जो x था वो भी कितना था, 0 था, प्रोडक्ट का अमाउंट भी क्या था, 0 था। t इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन x इज आल्सो इक्वल टू 0। अब इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को पुट कर दें जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट कर देंगे, ये वाली जो इक्वेशन आपने बनाई है इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, k इंटू टी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, प्लस c, तो यहाँ 0 के साथ जब k मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल c किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ पे c अगर 0 के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x इज इक्वल टू के टी। अब k किस चीज के इक्वल आएगा, k इज इक्वल टू x ओवर t के इक्वल आ गया। अब अगर आप यूनिट ऑफ k निकालना चाहते हैं, जो k होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, k इज इक्वल टू मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा हर टाइम याद होनी चाहिए। आपके पास जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट क्या है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो है मोल पर dm क्यूब पर सेकंड, और ये सेम यूनिट्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने निकाले थे। रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को निकाल किस तरह सकते हैं, अब हम इसको भी साथ देख लेते हैं कि जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं इनको निकालने के लिए हमें पहले इनिशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। यहाँ पे अब x क्या है, x है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और आपके पास t क्या है, टाइम है ये। अब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर dm क्यूब, जो हमने कल भी बात की थी। तो अब इसके बाद जो टाइम होता है इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं, इसके यूनिट्स सेकंड्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा डेज भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं। तो कॉमनली हम सेकंड्स लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने सेकंड्स ले लिया। तो इसी तरह हमारे पास इसके यूनिट्स बन जाएंगे मोल पर dm क्यूब पर सेकंड, जो कि डिराइव्ड किए गए हैं जीरो ऑर्डर इक्वेशन से। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम हाफ लाइफ किस तरह निकाल सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जो टाइम है t, उसको हम पुट करेंगे t 1/2 के इक्वल, और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है x, उसको हम पुट करेंगे किसके बराबर, a/2 के बराबर। बेसिकली हाफ लाइफ आपको बताती क्या है, हाफ लाइफ आपको ये बताती है कि कितना टाइम रिक्वायर है इस रिएक्शन को कि इसके जो 50% रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो चुके हों किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर।
तो वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनकी हाफ लाइफ निकालने के लिए हमने इसी वजह से x को पुट कर दिया a/2 के बराबर। x का मतलब क्या है कि यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x जो है वो जो रिएक्टेंट, टोटल अमाउंट जो रिएक्टेंट्स का था उसमें से 50% रिएक्टेंट x के बराबर हो चुके हैं, मतलब कि प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो अब जो इक्वेशन है हमारे पास जीरो ऑर्डर की वो क्या है, x = KT। अब यहाँ पे x के हम पुट करेंगे a/2 के इक्वल, तो यहाँ पे a/2 आ गया x की जगह पे, और टाइम की जगह पे क्या आ गया, T1/2। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो हाफ लाइफ आपके पास T1/2 इसकी आके निकलेगी, T1/2 इज इक्वल टू A/2K। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि आपके पास T1/2 जो है, जो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी उस रिएक्शन की हाफ लाइफ भी उतनी ज्यादा होगी। जितनी इनिशियल रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उतनी हाफ लाइफ भी कम होगी। अब हम आगे देखते हैं कि इसका हम ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, x = KT, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन है, ऑलरेडी नोन है हमें। अब हमारे पास इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह है, अगर आपको रिमाइंड हो तो हमने इक्वेशन ऑफ दो तरह की इक्वेशंस पढ़ी है मैथ के अंदर। एक होती है आपके पास y = mx और दूसरी हमारे पास होती है y = mx + c। अब ये जो इक्वेशन है y = mx, ये इक्वेशन हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ में। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, y = mx + c। ये इक्वेशन आपके पास होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेप्ट। अब ये जो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये किसके साथ मैच हो रही है, x = KT। यहाँ पे x = KT एग्जैक्टली मैच कर रही है y = mx के साथ। यहाँ पे x इक्वल है t के, y इक्वल है x के, तो यहाँ पे ये बन गई x = KT। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम अपनी इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे टाइम और x ये दोनों वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे टाइम क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम मैथमेटिकल इस इक्वेशन की बात करें जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे भी इसी तरह ही है। तो हमारी ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह की शेप का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो स्टार्ट होगा कहाँ से, ओरिजिन से जाके। अब अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे हम थीटा, तो टेन थीटा की फॉर्म में हमारे पास क्या निकल आएगी, यहाँ पे स्लोप निकल आएगी। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे जो k मौजूद है आपके पास, ये k क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ के इक्वल होगा ये। इसी वजह से हमने x एक्सिस पे किसको लिया हुआ है, टाइम को लिया हुआ है, और y एक्सिस पे किसको लिया हुआ है, हमने x को। क्यों कि टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसकी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2HI ब्रेक डाउन होके H2 + I2 में चेंज हो रहा है, इसके अंदर कैटलिस्ट यूज हो रहा है गोल्ड सरफेस। याद रखिएगा, अगर HI की अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो उस सूरत में भी सेम दो ये प्रोडक्ट बनते हैं थर्मली टेम्परेचर देके, तो उस सूरत के अंदर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन किसी कैटलिस्ट मतलब कि गोल्ड सरफेस के साथ इसको डिकम्पोज कराया जाए तो फिर आपके पास ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर बन जाता है। और इसी तरह आपके पास अमोनिया जो है, अगर उसको आप डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन तो आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनती हैं, और ये भी आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। इसी तरह PH3 जो है मोलिब्डेनम की मौजूदगी में क्या करता है, आपके पास चेंज होता है फास्फोरस और H2O के अंदर, और ये रिएक्शन भी आपके पास क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये डिपेंड नहीं करता PH3 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इसका जो रेट है। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होते हैं वो भी तमाम तर रिएक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उनका रेट्स ये भी जीरो ऑर्डर होते हैं।